एपिसोड 4। उनकी नजरें फिर मिली। प्रिया का दिल उस पल तेजी से धड़क उठा। उस रात यह पहली बार था जब उनकी आंखें इस तरह से मिली थी। अभिनव की आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि वो पहले कभी भी नहीं मिले थे। उस पल ना तो वो अपनी आंखें हटा पाई और ना ही अभिनव ऐसा कर पाया। तेज बारिश के बीच भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। तभी ठंडी हवा के झोंके ने प्रिया के शरीर को कंपा दिया। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद अभिनव ने प्रिया से अपनी नजरें हटा ली और ऐसे बर्ताव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके नजरें हटा लेने के बाद प्रिया को कुछ रिलैक्स फील हुआ। वो जमीन से उठी ही थी कि तभी अभिनव ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। प्रिया फिर से थोड़ी नर्वस हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभिनव का कहीं और देखने का इरादा ही नहीं था। वो उसके हाथ की ओर घूरे जा रहा था। यह देखकर उसने भी अपने हाथ की ओर देखा। उसे चोट लगी थी और हाथ से खून निकल रहा था जो बारिश के पानी में बहता जा रहा था। प्रिया को बिना देखे यह पता चल रहा था कि अभिनव उसकी ओर देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके घाव की ओर क्यों देख रहा था। ना ही उसने जानने की कोशिश की। उसे उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अपने हाथ को अपने पीछे छुपा लिया और चुपके से उसकी ओर देखा। अब वो कहीं और देख रहा था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसके हाथ में छाता था और वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। प्रिया उसके बारे में नहीं सोच रही थी। बहरहाल उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वो ठीक से उठने की कोशिश कर रही थी। उसके घुटने पर भी चोट आई थी। वैसे तो चोट बड़ी नहीं थी, पर बारिश की वजह से इसमें बहुत दर्द हो रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। क्योंकि अभिनव उसके पास ही खड़ा था तो उसकी चीख सुनकर उसने एक बार फिर प्रिया की ओर देखा। अभिनव ने बस उसे एक पल के लिए देखा और अपनी नजरें उस पर से हटा ली। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लगता था मानो उसके लिए बारिश में भीगती हुई इस लड़की का कोई वजूद ही ना हो। वो मुड़ा और छाता उठाए हुए चल दिया। उसके जाने के बाद प्रिया ने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। जब तक वो डॉर्म में आई, उसके सभी रूममेट अपने अपने बिस्तरों पर जा चुकी थी। नेहा ने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ था। टीना कोई गाना सुन रही थी और शनाया अपने चेहरे पर कोई स्किन क्रीम लगाते हुए स्पीकर पर जाने किससे बात कर रही थी। नेहा ने सबसे पहले प्रिया को देखा और वो उससे देखकर झट से बोली, प्रिया, तुम्हारे कपड़े गीले और गंदे क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहते हुए उसने झट से टॉवल लिया और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। और तुम्हारा हाथ, इस पर चोट कैसे लगी? नेहा ने बिस्तर से बाहर आकर प्रिया को पकड़ लिया। उसी समय शनाया के फोन से अभिनव की आवाज आई। व्हाट्सअप? प्रिया नेहा को जवाब देने वाली ही थी कि अभिनव की आवाज सुनकर वो एकदम चुप रह गई और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम के दरवाजे बंद होते समय प्रिया ने अभिनव की धीमी आवाज सुनी, क्या तुम्हारे डॉर्म में सब वापस आ गए हैं? प्रिया के वापस आने तक शनाया फोन रख चुकी थी और उसके सारे रूममेट्स हाथ में कॉफी लिए हुए बातें कर रहे थे। एक बार फिर नेहा ने प्रिया से पूछा, प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सब ठीक है, मैं थोड़ी लापरवाही से चल रही थी और गिर पड़ी। नेहा ने कहा, ओके, और प्रिया को टेबल की ओर इशारा करते हुए बोली, प्रिया, तुम्हारी कॉफी वहाँ रखी है। टीना ने बताया कि शनाया के बॉयफ्रेंड ने अभी अभी भिजवाई है। शनाया का बॉयफ्रेंड? अभिनव? तो जब प्रिया बाथरूम गई थी उस वक्त अभिनव के सवाल का मतलब ये था वो रूम में सब लोगों को कॉफी पिलाना चाहता था। प्रिया ने शनाया को थैंक्स कहा। किसी को कोई शक ना हो इसलिए उसने कॉफी ली और अपने बेड की ओर चल दी और उसे साइड में रख दिया, पर पिया नहीं। बाकी तीनों लड़कियां कॉफी पीते पीते बातचीत करती रही। उनकी सारी बातें शनाया के बॉयफ्रेंड के इर्द गिर्द घूम रही थी। शनाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। हाँ, एक्चुअली वो गोल्डन लाउंज में ही सबके लिए कॉफी ऑर्डर करना चाहता था, पर उनके पास ये कॉफी नहीं थी, इसलिए वो हमें यहाँ छोड़ने के बाद भागकर हमारे लिए कॉफी लेने गया था। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि वो ना तो ड्रिंक करता है और ना ही स्मोक। आज रात को पार्टी में जब सब लोग उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, उसने तभी उसे लेने से मना कर दिया। पता है उसने क्या कहा? पीने के
बाद किसी भी मुसीबत में पड़ना बहुत आसान होता है। अपने आप पर इतने कंट्रोल वाला इंसान सच में बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रिया इसके आगे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उसके दिमाग में यह शब्द बार बार गूंज रहे थे, पीने के बाद मुसीबत में पड़ना बहुत आसान होता है। यह वो शब्द थे जो 4 साल पहले अभिनव ने उससे कहे थे कि अगर उसने उस रात उतनी नहीं पी होती तो वो उसे छूता भी नहीं। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ बहुत तेज चुभा और इस दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब 1 हफ्ता बीत चुका था और वो ना तो अभिनव से मिली और ना ही उसने उसका नाम ही सुना। वीकेंड पर नेहा और टीना शॉपिंग के लिए गई तो प्रिया और शनाया रूम में अकेली रह गई। शनाया मेकअप कर रही थी और अचानक मुड़कर ऐसे देखा जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो। उसने मुड़कर प्रिया की ओर देखा जो बेड पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी। प्रिया, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि सीनियर हाई स्कूल तुमने चंडीगढ़ में किया था? अभिनव भी चंडीगढ़ में उसी स्कूल में था जहाँ तुम थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को उस समय जानते थे? दिन में लोगों का बी फिल्म डॉर्म में आना अलाउड था। अभिनव आज शाम को पार्टी में जाने वाला था और वो उस समय ठीक शनाया के डॉर्म के नीचे खड़ा था। उसका फोन ऑफ हो गया था और वो शनाया को आवाज देकर नीचे बुलाना चाहता था। वो चाहता तो फोन को कार में भी चार्ज कर सकता था, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर भी उसने ऊपर जाकर शनाया से बात करना ही ठीक समझा। प्रिया के रूम का दरवाजा खुला ही था, लेकिन अभिनव ने कर्टेसी दिखाते हुए दरवाजे से सीधे अंदर जाना ठीक नहीं समझा। उसने अपना हाथ दरवाजे पर नॉक करने के लिए उठाया ही था कि उसने अंदर से शनाया की आवाज सुनी। प्रिया, क्या तुम और अभिनव एक दूसरे को तब से जानते थे? हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। प्रिया, क्या तुम और अभिनव एक दूसरे को जानते थे? अचानक से अभिनव ने अपना हाथ रोक लिया और फिर उसने प्रिया की धीमी आवाज सुनी। नहीं। शनाया उदास होकर बोली, ओह, मुझे लगा तुम और अभिनव एक दूसरे को जानते होंगे। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि वो उन दिनों कैसा था। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। शनाया आगे बोलती रही, पर प्रिया, अगर अभिनव इतना अच्छा है तो वो स्कूल में बहुत पॉपुलर रहा होगा, है ना? क्या तुमने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना? इस बार प्रिया पहले की तरह नहीं हिचकिचा रही थी और उसने जल्दी से जवाब दिया, मैंने उसके ऊपर कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। ओह, आई सी। शनाया को समझ आ गया था कि वो प्रिया से अभिनव के बारे में कुछ नहीं जान पाएगी, तो उसने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। रूम में थोड़ी देर में सन्नाटा फैल गया। मेकअप करने के बाद शनाया उठी और एक बार फिर जल्दी से बोली, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। प्रिया, अभिनव ने मुझे 2 दिन पहले उसके दोस्त की एक पार्टी में इनवाइट किया है। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग होंगे। क्योंकि हम एक्टिंग सीख रहे हैं तो हमारे लिए वहाँ जाना और लोगों से मिलना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। क्या तुम वहाँ चलना चाहोगी? मैं अपनी जिंदगी में अभिनव से कभी कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी। मैं उस पार्टी में क्यों जाऊंगी? प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसने जवाब दिया, नहीं। ऐसा कहने के बाद ही तुरंत प्रिया को एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी टोन बदली और कहा, आज रात मेरे कुछ और प्लान्स हैं। शनाया ने पूछा, क्या कुछ जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो अपने प्लान्स कैंसिल करो और मेरे साथ चलो। हमारे लिए इंडस्ट्री में लोगों से मिलना इतना आसान नहीं है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। प्रिया ने उसे थैंक्स कहा और बोली, थैंक यू शनाया, पर आज मैं सच में नहीं आ सकती। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्योंकि शनाया दरवाजे के करीब थी, उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। वहाँ अभिनव को खड़ा देखकर वो थोड़ा चौंक गई, पर साथ ही साथ मुस्कुरा उठी। अभिनव, तो तुम मुझे लेने आए हो? अभिनव ने कुछ नहीं कहा और वो वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। जब प्रिया ने शनाया के शब्द सुने तो वो समझ गई कि वहाँ अभिनव है। उसने अपनी किताब में खुद को इस तरह से झुका लिया कि उन्हें लगे कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने दरवाजे की ओर देखा भी नहीं। शनाया को डर था कि कहीं अभिनव को शायद इस तरह अब उसका इंतजार करना अच्छा न लगे, इसलिए उसने जल्दी से तैयार होकर कहा, चलो अभिनव, चलते हैं। अभिनव ने फिर भी कुछ नहीं कहा, पर उसने अपना सर हाँ में हिलाया। जाते जाते उसकी नजर प्रिया पर पड़ गई।
उसका ध्यान प्रिया से ज्यादा उसकी टेबल पर रखी हुई कॉफी पर गया। हो सकता है कि कॉफी उसने टेबल पर जानबूझकर रखी थी, पर वो देख सकता था कि कॉफी पी नहीं गई है और वो कल रात से वैसी ही रखी है जैसे उसने भेजी थी। शनाया दरवाजे की ओर चलती चलती प्रिया की ओर मुड़कर बोली, तो प्रिया, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, आखिरकार अभिनव बोला, आज रात की पार्टी सबके लिए नहीं है, तो तुम किसी को भी इनवाइट करती मत घूमो। एपिसोड 5। किसी को भी। हाथों में किताब लिए हुए प्रिया की पकड़ और मजबूत हो गई। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी कि उसके हाथ में खुद को छुपाने के लिए किताब थी। इससे पहले कि शनाया कुछ और कहती, उसने बस एक बार उसकी ओर देखा और ऐसा करने के अलावा उसे और कुछ नहीं समझ में आया। अपनी बात कहने के बाद अभिनव वहां एक सेकंड भी नहीं रुका और मुड़कर चल दिया। शनाया खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने एक बार अभिनव की ओर और फिर प्रिया की ओर देखा। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह ना पाई। अभिनव कुछ दूर जा चुका था और उसे पता चल रहा था कि शनाया पीछे छूट गई है। वो बोला, लेट्स गो। शनाया उसकी आवाज में उलझन महसूस कर रही थी। उसने अपने कदम तेज किए और जाते जाते बोली, सॉरी प्रिया, और दरवाजा बंद करते हुए वो अभिनव के पीछे चल पड़ी। प्रिया रूम में अकेली थी। बहुत देर तक वो अपनी किताब लिए बैठी रही। उसके चेहरे के भाव वैसे ही रहे और कुछ देर बाद उसने पेज पलटा। वो किताब को बहुत देर तक घूरती ही रही। प्रिया का शनाया को यह कहना कि उसके आज रात कुछ और प्लान्स है सिर्फ एक बहाना नहीं था। उसके पास सच में कुछ प्लान्स थे। उसके पापा अपनी बिजनेस ट्रिप से कल ही हांगकांग से दिल्ली वापस आए थे और उसकी माँ ने उसे खाने पर बुलाया था। बी फिल्म प्रिया के घर से बहुत दूर नहीं था और इसलिए वो किताब पढ़कर ही घर जाना चाहती थी। पर अभी अभी अभिनव के आ जाने से उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए उसने किताब को एक तरफ फेंका और रूम से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। वो 5 बजे से पहले ही घर पहुंच गई। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। शायद वो वॉक पर निकले। क्योंकि घर पर कोई नहीं था, इसलिए प्रिया सीधे बेडरूम की ओर गई। दोपहर में उसने कोई ब्रेक नहीं लिया था, इसलिए वो थोड़ी थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। प्रिया को याद नहीं था कि वो कितनी देर सोई, पर किसी की बातों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। बाहर आसमान में अंधेरा छा चुका था। रात की प्यारी ठंडी हवा चल रही थी और उसके साथ फूलों की प्यारी खुशबू आ रही थी। उसने बाहर से टीवी की हल्की आवाज आती सुनी और वो समझ गई कि उसके पेरेंट्स वापस आ गए थे। प्रिया बिस्तर से बाहर निकली। उसने बाथरूम जाकर मुंह धोया और कमरे से बाहर निकल गई। लिविंग रूम में उसने अपने डैड की आवाज सुनी और उसे लगा कि शायद वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सीढ़ियां उतरने लगी। फर्स्ट फ्लोर तक आते आते उसने एक और आवाज सुनी। क्योंकि वो आदमी बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, तो प्रिया उस आवाज को पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि शायद कोई मिलने आया होगा। वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ी, पर तभी उसने देखा कि सामने यूरोपियन सोफे पर कोई आदमी बैठा है। क्योंकि वो उसके डैड की तरफ देख रहा था, तो प्रिया बस पीछे से उसे देख पाई। पर एक ही नजर में वो उसे पहचान गई। उसके कदम वहीं रुक गए। क्या अभिनव को अभी शनाया के साथ पार्टी में नहीं होना चाहिए था? ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? इससे पहले कि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाती, उसके डैड ने उसे देख लिया और वो बोले, प्रिया देखो कौन आया है। उसके पिता ने जब ऐसा कहा तो अभिनव मुड़ा। उसके मुड़ते ही उन दोनों की नजरें मिली। प्रिया की उंगलियां कांप उठी। उसने अगले ही पल किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और अपने डैड की ओर देखा। उसके डैड समझ गए कि प्रिया अभिनव के यहाँ आने का कारण जानना चाहती है, इसलिए उन्होंने कहा, यह तुम्हारी माँ का प्लान था। कुछ दिनों पहले वो अभिनव से मिली थी और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो भी दिल्ली में ही है। जब तुम चंडीगढ़ में दादी के साथ रहती थी, तब हम प्रमिला को अक्सर परेशान करते थे। क्योंकि आज मैं भी घर पर हूँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना अभिनव को इनवाइट किया जाए। प्रिया जानती थी कि प्रमिला, जिसका नाम अभी उसके डैड ने लिया था, अभिनव की माँ थी, जो उसकी माँ की अच्छी दोस्त थी। जब वो चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो अभिनव की माँ अक्सर उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी, क्योंकि उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी।
इस कारण दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अपना स्कूल पूरा करने के बाद वो अभिनव के कारण ही दिल्ली वापस आ गई थी। उसकी दादी के मरने के बाद उसका परिवार चंडीगढ़ कभी नहीं गया और वो केवल छुट्टियों में अभिनव की फैमिली से कांटेक्ट करते थे। बहुत देर तक बोलते रहने के बाद प्रिया के डैड को लगा कि प्रिया बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ी है और उसने अब तक अभिनव से कुछ भी नहीं कहा है और वो अपने आप को यह कहने से नहीं रोक पाए। प्रिया, जब तुम चंडीगढ़ में थी तो तुम उनके घर अक्सर जाया करती थी और अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे, तो फिर तुम उसे अब तक हेलो क्यों नहीं कह रही हो? प्रिया को डर था कि उसके पिता यह जानना चाहेंगे कि उनके बीच क्या हुआ और उसने खुद को शांत रखते हुए अभिनव से कहा, हेलो, लॉन्ग टाइम नो सी। क्योंकि इस बार उसके डैड वहाँ थे इसलिए शायद अभिनव इस बार इग्नोर ना कर सका। उसने भी जवाब में कहा, लॉन्ग टाइम नो सी। उसे डर था कि कहीं उसे अब प्रिया से बातचीत ना शुरू करनी पड़ जाए, इसलिए वो वापस उसके डैड की ओर मुड़ा और जिस बारे में वो प्रिया के आने से पहले बात कर रहा था उसी बातचीत को आगे बढ़ाने लगा। इतने सालों तक दूर दूर रहने के बाद उनका ऐसा बर्ताव प्रिया के डैड को नॉर्मल लगा और इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अभिनव से बातचीत करते रहे। प्रिया भी वहाँ नहीं खड़ी रहना चाहती थी और वो किचन में अपनी माँ की मदद करने चली गई। उसी वक्त जब उससे बात हो रही थी उसे एहसास हुआ कि पिछले 4 सालों में उनके बीच ये पहली बातचीत थी और अगर ये उसका घर ना होता और वहाँ उसके डैड ना होते तो वो एक दूसरे से शायद कभी भी बात ना करते। डिनर टेबल पर उसकी माँ ने बैठने का इंतजाम किया था और प्रिया और अभिनव एक साथ एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे। क्योंकि वो दोनों इतने करीब बैठे थे कि वो अभिनव के परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी और यह उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था, जिसके कारण उसके चम्मच से खाना कई बार अजीब ढंग से गिर रहा था। पर उसके माँ बाप का सारा ध्यान अभी अभिनव पर ही था और इसलिए उन्होंने प्रिया की अजीब हरकतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस डिनर ने प्रिया की सारी एनर्जी खींच ली। खाना खाने के बाद वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपने क्लासमेट को कुछ हेल्प करने का बहाना बनाया और घर से निकल गई। घर से बाहर निकलकर वो टैक्सी लेने ही वाली थी कि उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना पर्स और जैकेट घर में ही भूल आई है। प्रिया अभिनव के कारण घर से जल्दी भाग आई थी और वो वापस अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसके पास डॉर्म का एक एक्स्ट्रा कार्ड था, इसलिए उसने वही टैक्सी का वेट करना ठीक समझा। अभी ज्यादा रात भी नहीं हुई थी और दिल्ली की सड़कें किसी और दिन की तरह ही भीड़ से भरी थी। प्रिया का घर शहर के बीचों बीच था, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बहुत ट्रैफिक होने के कारण टैक्सी वाले वहां आना पसंद नहीं करते थे। प्रिया अपने फोन के स्क्रीन पे इस तरह डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक ऑडी आकर उसके पास रुक गई। कार के शीशे नीचे हुए और अंदर से एक आदमी ने उसकी ओर देखा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में तापमान अचानक से गिर गया था। शाम को बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और क्योंकि प्रिया अपना जैकेट घर पर ही भूल आई थी, वो ठंड से कांप रही थी। उसे ठंड में ठिठुरता हुआ देखकर कार के अंदर बैठे हुए आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। क्योंकि उसे अभी तक कोई टैक्सी नहीं मिली थी तो उसने अपने फोन पर वापस टैक्सी ढूंढने के लिए ऐप खोली। ऐप खोली ही थी कि उसे एक कॉल आ गया। यह उसकी माँ थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फोन उठा लिया। प्रिया, तुम्हारे क्लासमेट को क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, कोई खास बात नहीं है। तभी उस समय ठंडी हवा के कारण प्रिया को जोर से छींक आ गई। कार के अंदर बैठा आदमी अभी भी उसे देख रहा था। चलो अच्छा है, मुझे लगा कुछ हो गया। यह कहकर उसकी माँ ने टॉपिक बदला और कहा, प्रिया, तुम्हारा अभिनव के बारे में क्या ख्याल है? प्रिया को कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। वैसे तो तुमने अभी यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर भी खत्म नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानती हो कि स्कूल खत्म होने के बाद तुमने 3 साल के लिए क्यों ड्रॉप किया था। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। उसकी माँ ने फोन पर उसे एक लंबा लेक्चर दिया। प्रिया को समझ आ रहा था कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती उसे एक बार फिर जोर की छींक आई। ऑडी के अंदर बैठे आदमी ने दरवाजा खोल दिया। प्रिया, मुझे लगता है अभिनव बुरा नहीं है।
माँ की बात सुनो, इस बारे में सोचो। और आखिर अब उसकी माँ ने मतलब की बात कहनी शुरू कर दी। अभिनव, प्रिया ने तुरंत ही माँ को जवाब दिया, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ऑडी से उतरते हुए उस आदमी की उंगलियां थोड़ी कांप उठी, पर अगले ही पल रिलैक्स हो गई। पर क्यों नहीं? अभिनव एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, उसका परिवार भी अच्छा है, अच्छा दिखता भी है। और तो और प्रमिला और मैं एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। अगर तुम और अभिनव मिल जाओ तो फिर मुझे और तुम्हारे पापा को कोई चिंता नहीं होगी। तो तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हें एक बात और बताती हूँ, जब प्रमिला और मैं प्रेग्नेंट थे तब हमने इस बारे में बात भी की थी कि अगर हमें एक लड़का और लड़की होते हैं तो वो बाद में शादी कर लेंगे। कल मैं प्रमिला को फोन करूंगी, वो बहुत खुश होगी। 4 साल पहले अभिनव ने मुझसे जिस तरह का बर्ताव किया, और अगर मेरी माँ कल उसकी माँ को फोन करती है तो जिस तरह उसने मुझे जलील किया है, उसके साथ मेरी शादी कराना बेहद शर्मिंदगी भरा नहीं होगा? उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी आवाज ऊंची हो गई और उसने जोर से अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बार फिर से तुम्हें कह रही हूँ, जब मैंने कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता तो उसका मतलब है कि अभिनव को छोड़कर मैं किसी भी दूसरे इंसान के बारे में सोच सकती हूँ, पर उसके बारे में नहीं। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने कार के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज सुनी। एपिसोड 6। प्रिया उस आवाज की ओर मुड़ी और उसने देखा कि यह आवाज उस कार से आई थी जो उसके पास आकर खड़ी थी। प्रिया को डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ अभिनव की माँ को फोन न कर दे, इसलिए उसने उत्सुक होकर उस कार के शीशों से अंदर देखा और फोन पर अपनी माँ को बोली, मैं सीरियस हूँ, मैं किसी के भी साथ रिश्ता बना सकती हूँ पर अभिनव के साथ नहीं। कार के अंदर उस परछाई को देखते ही वो समझ गई थी कि ड्राइवर सीट पर एक आदमी था। तभी कार अचानक से तेज रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ गई। कार इतनी तेज गई थी कि वो उसकी नंबर प्लेट नहीं देख सकी। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी कल्पना थी या कुछ और, पर कार में बैठा हुआ वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसके माथे पर लकीरें उभर आईं और अचानक से उसे ऐसा लगा कि वो उस आदमी को पहचान गई थी। फोन पर उसकी माँ लगातार बोलती ही जा रही थी। प्रिया की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार प्रिया प्रिया चिल्ला रही थी। प्रिया ने वापस अपनी माँ से कुछ देर बात की और फिर फोन रख दिया। थोड़ी देर में एक टैक्सी आ गई और उसमें बैठकर प्रिया खिड़की से बाहर रात में जगमगाते शहर को देखने लगी। तभी उसे लगा कि ऑडी ने उसे कुछ याद दिला दिया था। 4 साल पहले उस रात जब उसने अभिनव से बात करनी चाहिए थी, तब उसे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। ऑडी बहुत दूर तक तेज रफ्तार से भागती गई और सड़क के कोने पर अचानक रुक गई। सड़क के दूसरी ओर एक कार लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी हेडलाइट ऑडी के अंदर बैठे अभिनव के चेहरे को दिखा रही थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और वो अपनी सीट पर बैठा रहा। ऐसा लगा कि वो कुछ सोच रहा है। कुछ देर के बाद उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि यह शनाया थी। फोन बहुत देर तक रिंग होता रहा। आखिरकार उसने फोन उठाया और धीरे से पूछा, क्या बात है शनाया? फोन रखने के बाद भी वो बहुत देर तक कार में यूं ही बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कार स्टार्ट की और फिर से चल पड़ा। शनाया और बाकी लड़कियां अभी भी पार्टी से वापस नहीं आई थी, इसलिए रूम में अंधेरा ही था। प्रिया ने लाइट ऑन की और वो सीधे बाथरूम की ओर चली गई। शावर लेने के बाद उसने घड़ी की ओर देखा। अभी बस 9:30 बजे थे। उसने वही किताब उठा ली जिसे वो पहले पढ़ रही थी और बिस्तर पर बैठकर पन्ने पलटने लगी। अभी उसने किताब पढ़नी शुरू ही की थी कि लैंडलाइन फोन बज उठा। रूम में सबके पास अपना फोन था, इसलिए लैंडलाइन की किसी को जरूरत नहीं थी। जहाँ तक उसे याद था, पिछले 6 महीनों में किसी ने भी लैंडलाइन इस्तेमाल नहीं किया था। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने अपना फोन रखा और बिस्तर से उतर गई। क्योंकि पढ़ते समय वो एक च्युइंगम खा रही थी, इसलिए फोन उठाते ही वो तुरंत जवाब नहीं दे पाई। दूसरी ओर से हेलो की आवाज आई। प्रिया ने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया और फोन पकड़े पकड़े ही उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। उसने वो आवाज पहचान ली थी। आखिर अभिनव लैंडलाइन पर क्यों कॉल कर रहा था? जब फोन पर कोई जवाब नहीं आया, एक बार फिर हेलो कहा। अभिनव ने शायद शनाया के लिए कॉल किया होगा। हो सकता है कि शनाया के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और शायद अभिनव उसे फोन पर कांटेक्ट ना कर पा रहा हो।
इसलिए उसने यहाँ फोन किया है। प्रिया ने फोन उठाकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम शनाया को ढूंढ रहे हो? फोन की दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। क्या मैंने फोन उठाया इसलिए वो बात नहीं करना चाहता? प्रिया ने कुछ देर इंतजार किया और वो फिर से बोली, शनाया अभी यहाँ नहीं है। जब वापस आएगी तो मैं उससे तुम्हें कॉल करने के लिए कह दूंगी। अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो मैं इससे पहले कि वो फोन रखती हूँ कह पाती, अभिनव ने फोन काट दिया। प्रिया के सोने तक शनाया, नेहा और टीना रूम में वापस नहीं आए थे। उनके आने से उसकी नींद खुल गई और वो बोली, शनाया क्या तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी? नहीं, क्यों? आज रात प्रिया थोड़ी सी हिचकिचाई और अभिनव ना बोलकर अपनी बात बदलकर उसने कहा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लैंडलाइन पर तुम्हारे लिए कॉल किया था। अभिनव? शनाया ने पूछा। प्रिया ने जवाब में हाँ कहा। उनकी बातचीत सुनकर नेहा फोन की तरफ गई और उसने कॉल रिकॉर्ड चेक किया। हाँ, रात को 10 बजे कॉल आया था। उस समय क्या वो हमारे साथ नहीं था? शनाया अपने बालों को सुलझा रही थी और ये सुनकर एक पल को रुक सी गई। अभिनव ने उस रात उसके साथ आउटडोर पार्टी का प्लान बनाया था, पर जैसे ही वो लोग पार्टी में पहुंचे, उसने उसे, नेहा और टीना को वहां ड्रॉप किया। वो गाड़ी से उतरा भी नहीं और बाय कहकर वहां से चला गया। शाम को उसने उसे यह जानने के लिए फोन किया कि वो कब आ रहा है। उसने कहा था बाद में, इसलिए वो 10 बजे उसके आने तक उसका इंतजार करती रही। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जाहिर है कि वो इस बात से खुश नहीं थी और इसलिए वो भी चुप हो गई। अंत में उसने ही शनाया से उसके रूम का नंबर मांगा। उसके पास मेरे सेल फोन का नंबर है, तो फिर उसने मेरे डॉर्म का नंबर क्यों मांगा? वो जानना चाहती थी, पर क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो नाराज हो जाए, उसने पूछने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप नंबर दे दिया। कौन जानता था कि वो मेरे बारे में जानने के लिए फोन करेगा। वो उसके बगल में बैठी थी, तो जाहिर है कि वो उसे नहीं ढूंढ रहा था। डॉर्म में केवल 4 ही लोग रहते हैं और उसमें से 3 लोग पार्टी में थे। केवल प्रिया ही वहाँ नहीं थी। शनाया अपनी भावनाओं को नहीं छुपा पा रही थी, पर फिर भी उसकी आवाज पहले की तरह ही सरल और साफ थी और उसने कहा, अभिनव हमारे डॉर्म का नंबर जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नंबर दे दिया और उसने जानबूझकर उस नंबर को अपने घर के नाम से सेव कर लिया। और शायद हो सकता है कि वो अपने घर पर फोन करना चाह रहा होगा और उसका फोन यहाँ लग गया। अच्छा, तो ऐसा हुआ। नेहा और टीना ने इतना कहकर इस बात को टाल दिया और वो फ्रेश होने चली गई। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शनाया बहुत देर तक वहाँ खड़ी अपने बालों को ठीक करती रही और फिर उसने मुड़कर बिस्तर पर लेटी प्रिया को देखा। वो बहुत देर तक पलके झपकाए बिना ही प्रिया की ओर देखती रही और उसके बाद उसने अपना मेकअप रिमूवर लिया और बाथरूम में चली गई। अगले दिन सोमवार था। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अभिनव प्रिया की दुनिया में वीकेंड तक दोबारा नहीं आया। प्रिया के सीनियर हाई स्कूल का ही एक दोस्त विशाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्योंकि वो दोनों एक ही शहर में थे, इसलिए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। विशाल बहुत ही हंसमुख और इंटेलिजेंट है और वो प्रिया के रूममेट्स के काफी करीब भी है। और तो और विशाल नेहा में इंटरेस्टेड है और इसलिए वो अक्सर लड़कियों को बाहर खाने पर ले जाता है। प्रिया ने विशाल का फोन उठाया तो उसे लगा कि शायद वो हमेशा की तरह इस बार फिर उन्हें खाने पर बाहर ले जाने के लिए फोन कर रहा है, पर उसे नहीं पता था कि वो उन्हें एक रिजॉर्ट में ले जाना चाहता है। यह खूबसूरत रिजॉर्ट नॉर्थ में पहाड़ों पर था। शनिवार की दोपहर को प्रिया और बाकी लड़कियां रिजॉर्ट के लिए निकली और डिनर तक वहां पहुंच गई। वह पाइन पवेलियन रिजॉर्ट में पहले अपने अपने रूम्स में गई और उन्होंने 20 मिनट में वापस आकर मिलने का प्लान बनाया। प्रिया ने सोचा कि वहां केवल वो अपने रूममेट और विशाल के साथ डिनर कर रही थी, पर उसने देखा कि वहां कोई चेयर पर चुपचाप विशाल की ओर देखता हुआ बैठा था। यह तो अभिनव था। यह देखकर प्रिया को विशाल की बात मानकर इस रिजॉर्ट में आने पर थोड़ा दुख हो रहा था। जहाँ प्रिया को इस बात का दुख हो रहा था, दूसरी ओर टीना सरप्राइज थी। उसने कहा, अभिनव तुम यहाँ? विशाल भी अचंभे में पड़ गया। वो बस अभिनव को लड़कियों से मिलवाने ही वाला था, पर उसने कहा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ऑफ कोर्स, अभिनव तो हमारी शनाया का। बिना सोचे समझे
टीना फट से बोल पड़ी। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, शनाया जो कि उसके बगल में ही खड़ी थी ने टीना का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से उसे चुप रहने का सिग्नल दिया। फिर शनाया तुरंत बोली, अभिनव मेरा दोस्त है और इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे तो टीना थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर उसने आगे और कुछ नहीं कहा। शनाया ने अभिनव का रिएक्शन जानने के लिए उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखकर उसने राहत की सांस ली और कहा, तो आखिर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, क्या इत्तेफाक है। थोड़ा उदास सा होकर विशाल बोला। सब लोगों को वहाँ देखकर उसने जल्दी से एक वेटर को मेन्यू लाने के लिए बोला। उसने खुद तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मेन्यू अभिनव को देते हुए बोला, अब तुम ही कुछ ऑर्डर करो। अभिनव ने एक हाथ में मेन्यू लिया और दूसरे हाथ से कुछ डिशेस की ओर इशारा किया। अभिनव और मैं एक ही शहर से हैं, वो मेरा जिगरी यार है। विशाल हमेशा की तरह बातें करता रहा। किसी ने उससे उनकी कहानी जानने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर भी वो बोलता गया। इतने सालों बाद भी अभिनव बिल्कुल नहीं बदला है। वो आज भी हमेशा की तरह लोगों की अटेंशन चुरा लेता है और आज भी मैं उसे लॉबी में देखते ही पहचान गया। इतना सुनते ही शनाया का चेहरा उदासी से लटक गया। कल जब उसने अभिनव को वीकेंड पर डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो उसने कहा था, देखते हैं क्या होता है। जाहिर तौर पर शनाया ने उसे बता दिया कि अगर वो बिजी है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सैटरडे को उसका अपने दोस्त के साथ कहीं जाने का प्लान है। उससे बातचीत करने का बहाना ढूंढते हुए उसने उसे यह भी बता दिया कि विशाल ही उन्हें कहीं ले जा रहा है, जो सीनियर हाई स्कूल से प्रिया का क्लासमेट है और नेहा में इंटरेस्टेड है। उसने उसे यह भी बता दिया कि वो पाइन पवेलियन रिजॉर्ट जा रहे हैं। पर तो उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, पर यहाँ पर रिजॉर्ट में पता नहीं कहाँ से आ गया और विशाल से टकरा भी गया। ऐसा ख्याल आते ही शनाया खुद को प्रिया की ओर देखने से रोक न सकी। डिनर करते समय विशाल पूरा समय बोलता ही रहा। उसकी बातें सीनियर हाई स्कूल के दिनों में अभिनव की पॉपुलैरिटी के आसपास ही घूमती रहीं। अभी वो बातचीत कर ही रहे थे कि विशाल को अचानक ये याद आया कि उसके पास अभिनव का कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो वो अभिनव की ओर मुड़ा और उसने कहा, मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अभिनव ने अपना फोन निकाला और उसे अनलॉक करके विशाल की ओर बढ़ा दिया। विशाल ने फोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव करने लगा। वो उसे वापस कर ही रहा था कि उसी वक्त टीना बोली, अभिनव, क्या मैं भी तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? विशाल ने तुरंत अभिनव की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी। तब उसने अभिनव का फोन टीना की ओर बढ़ा दिया। टीना ने खुशी खुशी अभिनव का नंबर लिया और अपना नंबर उसके फोन में सेव कर दिया। यह देखकर नेहा ने भी अभिनव का नंबर ले लिया। शनाया के पास उसका नंबर पहले से ही था। प्रिया जो सिर झुकाए हुए चुपचाप कॉफी पी रही थी, उसको छोड़कर सबने उसका नंबर ले लिया। यह देखकर कि प्रिया को छोड़कर सबने अभिनव का नंबर ले लिया था, शनाया ने कैजुअली उससे पूछा, प्रिया, क्या तुम दोनों एक दूसरे का नंबर नहीं लेना चाहोगे? प्रिया ने कॉफी पीना बंद कर दिया और एक पल के लिए वो अपनी कॉफी की ओर देखती रही। फाइनली उसने अपना सिर उठाया और नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ एक झूठ बोला, मैं अपना फोन रूम में ही भूल आई हूँ। प्रिया के ऐसा कहने के बाद शनाया ने अभिनव का फोन उसे वापस कर दिया। तभी विशाल बोला, बाय द वे, तुम लोग अभिनव को कैसे जानते हो? यह सुनकर प्रिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने तिरछी निगाहों से अभिनव की ओर देखा। पता नहीं उसने सही देखा या नहीं, पर उसे लगा कि उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। अभिनव भी बी फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, नेहा ने जवाब दिया। टीना ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। अपनी प्यारी सी आवाज में शनाया ने नेहा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अभिनव डायरेक्टिंग प्रोग्राम में है और हम लोग एक्टिंग प्रोग्राम में। ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं। प्रिया ने कॉफी पीने के लिए अपना कप उठाया ही था। शनाया की बात सुनकर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। अभिनव चंडीगढ़ में स्कूल में टॉप स्टूडेंट था। उसने आईआईटी में भी टॉप किया था, पर आईआईटी खड़गपुर नहीं गया। आज भी चंडीगढ़ में स्कूल में सब उसे याद करते हैं। आखिर उसने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट को छोड़कर
बी फिल्म में एडमिशन क्यों लिया? विशाल का हाथ गलती से उसके पास रखे एक बर्तन से टकरा गया। उसने पूछा, अभिनव, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने यह सवाल ऐसे पूछा जैसे उसने कोई बेतुकी सी बात सुन ली हो। आईआईटी जैसी जगह जाने से तुम्हारी किस्मत बदल सकती थी और तुमने असल में फिल्म इंस्टीट्यूट आने के लिए अपने फैमिली बिजनेस को भी ठुकरा दिया। शनाया के अंदर एक उथल पुथल चल रही थी, पर अभिनव एकदम बेपरवाह लग रहा था। उसने कॉफी का एक लंबा घूंट लिया, जैसे कि लोग उसके नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे हो। अभिनव, क्या तुम पागल हो? अभिनव ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और आराम से अपनी कॉफी पीता रहा। अभिनव, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? अभिनव ने धीरे से अपना कप टेबल पर रखा, थोड़ी और कॉफी ली और फिर से उसे पीने लगा। अभिनव, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? शनाया के इतने सारे सवालों के बाद भी अभिनव बेफिक्र सा बैठा रहा। उसकी आंखें उसके सामने रखे कॉफी कप पर टिकी रही। क्रिस्टल शैंडलियर से निकलकर उसके ऊपर पड़ती हुई रोशनी उसे और भी हैंडसम बना रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे इन बातों की परवाह है, पर धीरे धीरे ऐसा लगा कि शायद उसे अब पछतावा हो रहा था और इस बात से वो थोड़ा अपसेट होता दिख रहा था। अपसेट? क्या अभिनव भी कभी अपसेट होता है? वैसे तो प्रिया ने बहुत कोशिश की कि जैसे उसे अभिनव के वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जब उसने अभिनव से ऐसी वाइब्स आती देखी तो वो अपने आप को उसकी ओर देखने से नहीं रोक पाई। उसने नजरें उठाकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने उसे अपनी ओर देखते हुए देख लिया और उनकी आंखें एक सेकंड के लिए एक दूसरे से मिल गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसने कोई बहुत बुरी चीज देख ली हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस थी। फिर वो अपनी कुर्सी को पीछे की ओर धकेलता हुआ अचानक से उठा और वहां से बाहर चला गया। रूम में किसी ने भी अभिनव और प्रिया को नोटिस नहीं किया, इसलिए उन्हें कुछ अजीब लगा कि वो इतने गुस्से में क्यों गया। कमरे का माहौल कुछ अजीब सा हो गया और सब लोग एक दूसरे को अचरज भरी निगाहों से देखते रहे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए शनाया ने तपाक से कहा, अरे तुम लोगों को क्या हो गया? कम ऑन, लेट्स ईट। शनाया की आवाज सुनते ही सब लोग एक के बाद एक अपने स्पून्स उठाने लगे। वैसे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव को अपसेट करने वाली उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी, पर सबने इस बात को यहीं छोड़ देना ठीक समझा। जब अभिनव वहीं बैठा था तो अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए प्रिया कॉफी पर कॉफी पीती जा रही थी। डिनर करते समय उसे बार बार रेस्टरूम जाना पड़ रहा था। जब प्रिया तीसरी बार रेस्टरूम से बाहर आई तो उसकी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। यह उसकी माँ का कॉल था। प्रिया पहले सिंक की तरफ हाथ धोने गई, उसके बाद उसने अपनी माँ का फोन उठाया। पाइन पवेलियन के रेस्टरूम से डाइनिंग रूम तक के बीच के कॉरिडोर में कुछ अजीब तरह का सन्नाटा था। उसकी हाई हील्स के अलावा वहाँ अपनी माँ से बात करते हुए केवल उसकी धीमी आवाज ही सुनी जा सकती थी। बातचीत 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई और प्रिया ने अपना फोन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। वो बस 2 कदम ही और चली होगी कि उसने अपने सामने कुछ ही दूरी पर किसी को खड़ा हुआ महसूस किया। उसने नेचुरली सामने देखा तो ये अभिनव था। वो दीवार के सहारे आराम से खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जिससे धुएं की एक पतली लकीर हवा में उड़ रही थी। उसकी सिगरेट बहुत छोटी हो गई थी। इसका मतलब था कि वो कॉरिडोर में बहुत देर से खड़ा था। प्रिया डर से थोड़ी सहम तो गई, पर वो फिर भी आराम से इस तरह चलती रही जैसे अभिनव वहाँ खड़ा ही नहीं है, बस उसके पास से गुजरने वाली थी और चैन की सांस लेने ही वाली थी कि उससे पहले ही अभिनव ने अपनी सिगरेट जल्दी से बुझाई और उसके बट को ट्रैश कैन में डालकर वो झट से खड़ा हो गया। इससे पहले कि प्रिया रिएक्ट कर पाती, उसने झट से प्रिया की कलाई को पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे प्रिया को कोई बिजली का झटका लग गया हो और वो पूरी तरह से कांपने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी कलाई को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। ऐसा लगता था मानो उसे पता था कि वो क्या करने वाली है। अभिनव ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और जितना ही प्रिया उससे कलाई छुड़ाना चाहती थी, वो उसे उतनी ही जोर से पकड़े रहा। प्रिया को ऐसा करने में गुस्सा भी आ रहा था। यह देखकर कि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही है, उसने अपनी कोशिश बंद कर दी और सिर उठाकर अभिनव की ओर देखा और बहुत ही शांत आवाज में बोली, तुम चाहते क्या हो?
अभिनव उसकी पॉकेट को इस तरह देखता रहा जहां उसने फोन रखा था और ऐसे खड़ा रहा मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। यह देखकर कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, प्रिया भी कुछ नहीं बोली। वो 1 मिनट तक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर फिर उसने हार मान ली। वो खुद को शांत नहीं रख पाई और उसने उसकी पकड़ को छुड़ाने के लिए एक बार फिर कोशिश की और पहले की तरह ही अपनी शांत आवाज में उससे कहा, क्या तुम प्लीज मुझे जाने दोगे? इससे पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती, उसने झटके से अपने हाथ को उसकी पकड़ से खींच लिया और जिस दीवार के सहारे वो खड़ा था उससे टकरा गई। इससे पहले कि वो ठीक से खड़ी हो पाती, अभिनव ने उसके गालों को कुछ इस तरह से पकड़ा कि प्रिया को उसके खूबसूरत चेहरे की ओर देखना पड़ा। तुम क्या करने जा रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? उसकी आंखों में घूरते हुए वो बेहद कठोर शब्दों में बोला, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम कभी मेरे सामने मत आना। शायद पिछले कुछ दिनों से वो उससे इतनी बार मिल चुकी थी कि अब उसके मन में उसके लिए इतना डर नहीं था। सालों बाद जब पहली बार वो लोग कुछ दिनों पहले मिले थे, उस समय वो पूरी तरह से हिल गई थी, लेकिन आज उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। अभिनव की बातों से उस एक ही पल में उसे 4 साल पहले जो कुछ हुआ था एक बार फिर सब याद आ गया। प्रिया ने अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह से बंद कर लिया कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और अभिनव के सामने मजबूत दिख सके। अभिनव आगे बोलता गया, नहीं तो प्रिया को नहीं पता था कि वो आगे क्या कहेगा, पर उसे अच्छी तरह से पता था कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। बिना किसी डर के उसने उसे रोकते हुए कहा, क्या अजीब इत्तेफाक है। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। अभिनव अचानक रुक गया। प्रिया आगे बोलती गई, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने कभी ना आओ। अभिनव की आंखों में गुस्सा आ गया। ऐसा लगा वो उसे बुरी तरह से मारना चाहता है। प्रिया जानती थी कि वो गुस्सा हो रहा था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। 4 साल पहले सारी जिल्लत तो उसे ही झेलनी पड़ी थी। प्रिया मन ही मन इस अजीब सिचुएशन पर हंसने लगी। फिर उसने अपने एक्सप्रेशन बदले बिना ही कहा, तो मिस्टर अभिनव, डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। अभिनव की पकड़ कलाई पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसके इस तरह पकड़ने से प्रिया को बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने अपनी सांसों को काबू किया और बिना चीखे या उससे दया की भीख मांगे बिना उस दर्द को झेलती रही। उसने दर्द को बर्दाश्त किया और शांति से बोली, मिस्टर अभिनव, क्या तुम अपने हाथों को मुझसे हटा सकते हो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊं? इतना कहने के बाद उसने पोलाइटली थैंक यू कहा